नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लुइड चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो आज का टॉपिक है स्पेशली बेसिक कंसेप्ट्स इन वेज एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख ही रहे होंगे, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि वेजेस और सैलरी का प्रबंधन जो किसी भी कंपनी द्वारा किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, ताकि इंप्लॉइज हमेशा सेटिस्फाइड रहे और कभी भी इंप्लॉय कभी भी दूसरी कंपनी में जाने की नहीं सोचे, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वो एसेट्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, ओके। तो चलिए, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, तक मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा आप पर लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, यानी फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दिस इज 6th चैप्टर फ्रॉम द 6th सेमेस्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे ये आप ग्रेजुएशन कर लें, आप इंजीनियरिंग कर लें, आप डिप्लोमा कर लें, कोई भी ग्रेजुएशन कर लें, आपको ये मतलब सब्जेक्ट तो मिलेगा मिलेगा। एक्चुअली फिलहाल ये जो है ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जॉब अपनी जो भी ग्रेजुएशन है करने के बाद, भले आप बीटेक या जो भी कर रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको नौकरी करनी है। और नौकरी करते टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कंपनी का सेटअप कैसे होता है, कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, सैलरी वेजेस से लेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स प्रैक्टिसेस जो स्टैब्लिश हुई हुई हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जब आप जॉब करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा ना वेट कराते हुए हम आपको ले चलेंगे हमारे इस टॉपिक की तरफ। देख रहे हैं आप कि हम कंपनसेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल कंपनसेशन देखिए, फिलहाल तो आपको मालूम है कि कोरोना वायरस तो चल ही रहा है, तो फिलहाल आप घर पे सेफ बैठिए, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होगा कि लगभग 45 से 50 करोड़ जो लोग हैं हमारे जॉब करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। वैसे तो हमारी जो पॉपुलेशन है अराउंड मोर देन 130 करोड़ है, मगर जो जॉब करने वाले हैं वो लगभग 45 से 50 करोड़ है। और उसमें से भी 40 से 45 करोड़ जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि कोई ठेला, किसी की दुकान है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो ऐसे लोग हैं। अब काम न मिलने की वजह से क्या है, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में आया था तो उसको काम न मिलने की वजह से घर पे जाना पड़ रहा है, ठीक है, उनके पास काम नहीं है, घर खाने को पैसे नहीं है। फिलहाल सभी अपने अपने घरों पे रोक मतलब लौट रहे हैं, उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है, वो जितना कमाते हैं उसी दिन खर्च हो जाता है। और 5 करोड़ या 5-6 करोड़ कुछ ऐसे लोग हैं जो, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आइदर जिनकी हाई पेइंग सैलरीज हैं, मतलब जो कंपनी द्वारा दी जाती है, मतलब ठीक ठाक सैलरी, अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं तो कंपनी आइदर उनको 50% सैलरी दे रही है और ऐसे निकाल नहीं सकती, क्योंकि उनके पास प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, और उसमें से भी 5 करोड़ में से भी, यानी कि 2-3 करोड़ जो हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है फिलहाल, जो गवर्नमेंट बोल रही है घर पे बैठ के काम करो या फिर घर पे बैठो, ठीक है, या फिर आपकी जो वर्किंग टाइम है वो घटा दिए गए, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मगर उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलने वाली है। तो कंपनसेशन क्या होता है फाइनली, अगर हम बात करेंगे हमारे इस टॉपिक पे, कंपनसेशन की कोई भी इंप्लॉय जब कंपनी के लिए कोई सर्विस देता है उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसका गोल आगे लेकर जाने के लिए, ठीक है, ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो और कंपनी उस प्रॉफिट से सबको रिवॉर्ड्स दे, सारी कुछ दे, तो बदले में कंपनी क्या करती है, उसको कंपनसेट करती है, यानी कि सैलरी देती है या फिर वेजेस देती है, ठीक है। अभी वेजेस और सैलरी के बारे में भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। वेजेस या सैलरी एक ही बात है, मगर हम देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वेजेस एंड सैलरी की। तो अब देखिए, सैलरी ऐसी होनी चाहिए, कंपनसेशन ऐसा होना चाहिए कि कंपनी कभी भी एम्प्लॉय को, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर डाबर च्यवनप्राश भी बनाती है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है डाबर च्यवनप्राश बनाती है, ठीक है, मगर अगर वो अपने मार्केट के हिसाब से या फिर कंपटीशन के हिसाब से वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देगी, तो वर्कर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहेगा, वो ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जा सकता है। जहां पे कंपनीज बहुत कम है तो वहां पर तो मतलब जो भी वर्कर्स है, मैनेजर है, उनको स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है, क्योंकि जॉब बचानी है भाई। तो कंपनसेशन का मतलब यही है कि आइदर जो एम्प्लॉयर हैं, पढ़ लेता हूं फिर उसके बारे में डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। Compensation refers to a wide range of financial and non-financial rewards to employees for their services rendered to the organization। तो compensation क्या होता है, आइदर कोई भी एम्प्लॉय को फाइनेंशियल तौर पे पैसा पे किया जाता है या फिर कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाती है, यानी जिसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, सॉरी, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस है, ठीक है, बस फैसिलिटी है, देन मेडिकल फैसिलिटी है, इंश्योरेंस स्कीम है। तो बाकी जो क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट्स है जो आपको प्रोवाइड करती है अदर देन सैलरी, यानी कि पैसे के हिसाब से नहीं, ये दूसरी फैसिलिटीज है जो आपको पैसा ना देके ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये सारी की सारी जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, इन्हीं को कंपनसेशन कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये दी जाती है। अब ये किस फॉर्म में दी जाती है, इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉइज बेनिफिट,
यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया, ओके, सच एज पेड वेकेशंस इंश्योरेंस, जिसकी मैं बात करता, इंश्योरेंस, मैटरनिटी लीव, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो क्या होता है कि देखिए, जो भी आपका बेसिक पे होती है, आपको जो सैलरी होती है ना, तो सैलरी में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये वे जो भी सारी चीजें पे की जाती है ना, वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयज बेनिफिट के तौर पे पे कर दी जाती हैं, जो भी एम्प्लॉय है, आइदर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है या क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, अभी जो भी मजदूर हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हीं को मिलने वाली है। तो मैं ऐसा बोलने का मतलब था मेरा। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड मेरा ये मतलब था कि आपका, देखिए, कोई भी एम्प्लॉयर क्या करता है, आपकी जो भी टोटल सैलरी, उसका बेसिक पे का कुछ परसेंटेज, ठीक है, वो कट कर लेता है, ठीक है, ओके, और साथ में जितना कट किया है उतना ही अपनी तरफ से भी ये डालता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको, ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मगर ये तो उनके लिए है जो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाके वहां पर आप पीएफ खोल सकते हैं, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, पीपीएफ बोलते हैं, जो आप खुद से कर सकते हैं। मतलब आइदर आप सालाना पे कर सकते हैं, या लगभग इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट द्वारा ठहराया गया है, वो भी काफी अच्छा रहता है। आपको मैक्सिमम 1.5 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको अच्छा खासा देती है। बाकी और भी काफी सारे यानी कि बेनिफिट्स हैं या फिर स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, लाइक कन्या योजना है, सुकन्या योजना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फ्री ट्रेवल फैसिलिटी आपको बता दिया, इंश्योरेंस, मैटरनिटी, अगर लेडी कोई काम करती है उनको मैटरनिटी लीव भी मिलती है, 6-6 महीने की मिलती है, 9-9 महीने की मिलती है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है, और उसके बदले, लीव के बदले गवर्नमेंट उनको पूरा पैसा भी देगी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, द सिस्टम ऑफ कंपनसेशन शुड बी सो डिजाइन दैट इट अचीव्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी देखिए, ये जो भी लॉज लाए गए हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए, और एक कौन, जो सारे लॉज हैं, अलग अलग कमिटीज बनाती है गवर्नमेंट की, ठीक है, एक कमेटी बैठा दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, एक सेटअप कर दी जाती है कि इस लॉ में कोई अमेंडमेंट करना है तो लेके आइए, ताकि क्या बोलते हैं, इस लॉ में सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो यानी कि लॉज आजकल बदले गए हैं, आजकल मतलब देखा गया है, देखिए, लेडीज को कभी भी नाइट शिफ्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाता, मगर उसके लिए भी स्पेशल क्लॉजेस हैं जो गवर्नमेंट ने अभी सेटअप करती है। अगर कोई भी कंपनी इसको फुलफिल करती है तो आप करा सकते हैं, ठीक है, लेडी से भी जॉब। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी जो क्या बोलते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स होते हैं, वो रात में भी काम करते हैं, वो लेडीज होती है, बीपीओ, मतलब बीपीओ बोलते हैं उनको, ठीक है। तो अब ये सिस्टम कैसा डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि उसमें सारी चीजें कवर हो, ये बताया गया, कैपेबल एम्प्लॉइज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सिस्टम ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज है, जिसमें स्किल है, जो कंपनी को बहुत यूजफुल है, वो हमेशा अट्रैक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, यानी कि छोड़ के ना जाए, इस हिसाब से होनी चाहिए। टाइम टू टाइम, यानी कि अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा तो कोई भी, इवन मैं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर उसको टाइमिंगली मोटिवेशन मिलता जाए, मतलब ट्रांसफर मिले, कोई अच्छा मतलब प्रमोशन मिले, उसके सैलरी में बढ़ोतरी हो, ठीक है, तो वो मोटिवेट होगा और वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी बेटर देगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, द एम्प्लॉयज डोंट लीव द एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली। आमतौर पे ज्यादातर देखा गया है, देखिए, एक बात करूंगा मैं टर्नओवर की, कुछ ऐसा टर्नओवर से, टर्नओवर जो होता है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है कि कितना परसेंटेज आपके कंपनी के एम्प्लॉय इस एक चलती हुई कंपनी जिसमें वो काम कर रहा था उसको छोड़ के निकल जाते हैं। तो हमेशा कोई भी कंपनी का जो टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, शायद टर्नओवर रेशियो या परसेंटेज, वो 10 से 15 है। अगर किसी भी कंपनी का 10 से 15% टर्नओवर रेशियो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो कोई भी कंपनी में ऐसा होता ही है, कहीं ना कहीं उसको बेटर फैसिलिटी मिल जाती है कोई भी कंपनी में, तो छोड़ के निकल जाता है। मगर ये टर्नओवर रेशियो जो है, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पता चलता है कि इस कंपनी में ज्यादा लोग टिकते नहीं। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि वहां का एनवायरमेंट ठीक नहीं है बात करने वाला, या फिर वर्किंग कंडीशंस बराबर नहीं है, काफी दबदबा रहता है, काम का बहुत प्रेशर रहता है, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ओके, बात करते हैं कंपनसेशन। क्या कंपनसेशन में अभी जो भी हमने बताया है कि सैलरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या सारी चीजें होती है, ठीक है, मंथली में अभी हम पढ़ के बताएंगे आपको। मंथली वेज एंड सैलरी और टोटल टोटल पे इंक्लूडिंग बेसिक वेज, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। तो ये बात कर रहा है हमारी सैलरी, सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, देखिए, आपको एचआरए मिल रहा है, आपको बेसिक पे है, डीए है, अभी डीए की बात हो ही रही थी, तो गवर्नमेंट ने भी शायद डीए अभी कम करने की सोच रही थी, यानी कि जो भी पेंशनधारी हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मगर काफी प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में और अब गवर्नमेंट ने वापस अपना फैसला ले लिया है। कुछ 12% आई थिंक डीए था,
वो अभी वो 10% करने की सोच रहे थे, मगर अभी वापस 12% ही हो गया। ओके, जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको बोनस तो डेफिनेटली मिलेगा। और एक्चुअली क्या रहता है, ये सारा का सारा जो चीजें है ना, ये सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूडेड रहती हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स सच एज पेड हॉलीडेज, लीव, ट्रेवल, कंसेशन। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं, जैसे पेड हॉलीडेज, आप छुट्टी पे मगर फिर भी आपको पे मिलेगी। ओके, लीव, ट्रेवल, कंसेशन, तो ये सारी चीजें होती है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी देखिए, कंपनी में अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, एकदम ही कोई भी कंपनी में काम करते हो, वहां पे कोई भी हादसा होता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी कंपनी, मतलब काफी कंपनी की तरफ से भी एलआईसी की पॉलिसीज होती हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट आपको लेनी पड़ती है, और वो आपके क्या बोलते हैं, फ्यूचर के लिए बेनिफिट होती है। क्योंकि नॉर्मली खुद कोई पर्सन, यानी कि खुद से कोई इंश्योरेंस स्कीम्स नहीं लेता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा रहे हो, सपोज एज अ फ्रेशर गए, तो आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारी जो स्कीम्स है वो गवर्नमेंट द्वारा लेनी ही पड़ती है, मतलब जो रिटायरमेंट में आपको काम में आती है, उनमें से एक इंश्योरेंस प्रीमियम भी है जो आपको लेना ही पड़ता है। ओके, कंट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा ही हो जाता है, मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा था कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज, ठीक है, वो कट जाता है, प्रोविडेंट फंड में जाता है, साथ में एम्प्लॉयर भी डालते हैं उतना ही अमाउंट, और फिर गवर्नमेंट इसमें मतलब वो देती है, ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर कोई भी कंपनी आपके, ज्यादातर कंपनी जो केमिकल, फार्मा, ये सारी होती है सिटीज में नहीं होती, बाहर होती है काफी 15-20 किलोमीटर सिटीज बाहर, तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब कंपनी द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। ओके, मेडिकल फैसिलिटी, अगर कोई भी दुर्घटना विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस हो जाती है तो सारा खर्चा कंपनी को ही उठाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेजेस और सैलरी के बारे में, आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, द टर्म वेज इज यूज्ड टू डिनोट रिम्यूनरेशन टू वर्कर्स डूइंग मैनुअल एंड फिजिकल वर्क। देखिए, ये जो वेज है, ये एक तरह का पैसा ही देना है वर्कर्स को, कोई भी वर्कर जो मैनुअल या फिजिकल वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, वेजेस आर गिवन टू अनस्किल्ड वर्कर्स फॉर देयर सर्विसेज। अभी जनरली वेजेस दिया किनको जाता है, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, ज्यादा काम की जानकारी नहीं है। ओके, और ये भी उनको जो भी सर्विस दी गई है, उनके द्वारा जो सर्विस दी गई है कंपनी को, उनको दिया जाता है। ओके, अब ये जो वेजेस हैं किस हिसाब से दी जाती है, आवरली, मतलब घंटे के हिसाब से, डेली डेली दिन के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, और कभी कभी तो मंथली बेसिस पे भी दी जाती है। मगर याद रखिएगा, देखिए जैसे एग्जांपल समझते हैं कि इट मे बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब दिन में या फिर घंटे में उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से दी जाती है, या फिर उसने उस जॉब पे, कोई भी वो काम कर रहा होगा उस पे कितना टाइम खर्च किया उसके हिसाब से वेजेस दी जाती है। ठीक है, और ज्यादातर ये वर्कर्स को ही दी जाती है, ये कोई इसमें मैनेजर या फिर फोरमैन या फिर ऐसी ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। सैलरी की बात करें तो ये जो है, ये कंपनसेशन दिया जाता है एम्प्लॉइज को जो कंपनी के लिए काम करता है, फोरमैन, मैनेजर्स, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टाफ। सैलरी इज डिफाइंड टू मीन compensation to office employees, foremen, managers and professional technical staff। और ये जनरली पे किया जाता है वीकली भी, मंथली भी, या ईयरली बेसिस पे भी पे किया जाता है। मगर याद रखिएगा कि जो भी पैसा दिया जाता है, यानी कि सैलरी जो दी जाती है, ठीक है, वैसे तो आपको दोनों चीजें कॉमन ही लगेंगी, मगर ऊपर जो मैंने बताया कि वर्कर्स काम करते हैं और उनके काम के हिसाब से उनको, यानी कि वेजेस मिलता है, पैसा मिलता है। कभी कभी ये उनके काम के हिसाब से मिलता है, कभी कभी टाइम के हिसाब से मिलता है। मगर यहाँ पर जो भी सैलरी ले रहा है पर्सन, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रोफेशनल कोई पढ़ा रहा है, टेक्निकल स्टाफ है, फोरमैन एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स है, रिसेप्शनिस्ट है, क्लरिकल स्टाफ है, ऐसा, तो उनको सिर्फ टाइम के बेसिस पे कि उन्होंने उस कंपनी में कितना टाइम स्पेंड किया कोई भी काम करते हुए, उसके बेसिस पे सैलरी दी जाती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और दूसरी चीज, शायद फोन बज रहा है मेरा, हायर, इसमें जो सैलरी होती है वो हायर होती है देन द वेज पेमेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियो चाहते हैं प्लीज डोंट कमेंट में पूरी कोशिश करूंगा टाइमली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।